हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के 25 क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें एआईबी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज। जो हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, इज इट अवेलेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अवेलेबल व्हेन देयर इज टाइम टू हैव recourse to the protection of public authorities, available when there is no time to have recourse of public authorities, or all of the above. Correct answer to this question is option 3, that is प्राइवेट डिफेंस आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास समय नहीं है टू रिकोर्स पब्लिक अथॉरिटी। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत हो रहा है और आप डिफेंस लेना चाहते हैं, आप प्राइवेट डिफेंस लेना चाहते हैं, लेकिन वहां पर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तभी आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पहले पुलिस के पास जाना पड़ेगा या किसी अदर पब्लिक अथॉरिटीज के पास जानी पड़ेगी जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। Our next question is to establish section 34. सेक्शन 34 को स्टैब्लिश करने के लिए, सी सेक्शन 34 बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। और कॉमन इंटेंशन एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई भी इंटेंशन फॉर्म करते हैं किसी ऑफेंस को करने के लिए, तो उसे हम कॉमन इंटेंशन की कैटेगरी में डालते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर हमें सेक्शन 34 को स्टैब्लिश करना है तो क्या कॉमन इंटेंशन मस्ट बी प्रूव्ड, लेकिन ओवर्ट एक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। Common intention and overt act both are required to be proved. Common intention need not be proved, but only overt act is required to be proved. Or option 4, that is all of the above. तो आपको सेक्शन 34 स्टैब्लिश करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज कॉमन इंटेंशन एंड ओवर्ट एक्ट बोथ आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। Our next question is the offense of stalking upon second or subsequent conviction is. यहाँ पर offense of stalking के बारे में बात हो रही है। जो stalking है that has been defined and punished under section 354D of IPC. ठीक है, सेक्शन 354D में स्टॉकिंग के बारे में बात करी गई है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर हमें करना है तो वो किस तरह का ऑफेंस होता है। इज इट नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस, is it cognizable and bailable offense, cognizable and non-bailable offense, or non-cognizable and non-bailable offense? Correct answer to this question is option 3, that is stalking is a cognizable and non-bailable offense. Next question is, in kidnapping the consent of minor is wholly immaterial, partially immaterial, wholly material और partially material. किडनैपिंग के मामले में कंसेंट ऑफ माइनर क्या होगा। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज होली इममटीरियल। किडनैपिंग के मामलों में कंसेंट ऑफ माइनर होली इममटीरियल होता है। अगर माइनर ने कंसेंट दे दी उसकी, हाँ किडनैपिंग के लिए अगर उसने कंसेंट दे दी, उसके बाद आप किडनैप कर रहे हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किडनैपिंग इज स्टिल एन ऑफेंस एंड यू कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ कंसेंट ऑफ माइनर। That's why the consent of minor is wholly immaterial here. Next question is, the doctrine of civil conspiracy was enunciated by the House of Lords in which of the following cases? Doctrine of civil conspiracy की बात हो रही है, तो ये इनमें से कौन से केस में enunciate किया गया था। Is it Wolseley versus Anley, Mogul Steamship Company versus McGraw Company, Allen versus Flood, या क्वीन वर्सेस लिथियम। क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, दैट इज क्वीन वर्सेस लिथियम। डॉक्ट्रिन ऑफ सिविल कंस्पिरेसी की बात इसमें कही गई थी। और अगर हम क्रिमिनल कंस्पिरेसी की बात करें तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 120A ऑफ इंडियन पेनल कोड और उसकी पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन 120B ऑफ IPC। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Ramu is suffering from disease of heart. ठीक है, Rahul, his heir, rushes into his room and shouts in his ear, "Your house has been destroyed by fire," intending thereby to kill Ramu. Ramu dies of the shock. Here, Rahul is liable for which of the following offenses? Ramu एक person है, he is suffering from heart disease. राहुल उसका हेयर है, वो उसके रूम में आकर ये कहता है, एयर का मतलब हो गया कि अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसके बाद जिनके पास प्रॉपर्टीज आती है वो उनके एयर होते हैं। राहुल यहाँ पर रामू का एयर है, वो
रामू के रूम में जाकर शाउट करता है कि योर हाउस हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और इस वजह से रामू को हार्ट अटैक आ जाता है एंड ही डाइड देयर। अब यहाँ राहुल पर कौन सा ऑफेंस लगेगा? विल इट बी अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड या अटेम्प्ट टू मर्डर? अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, culpable homicide या abetment to murder? Correct answer to this question is option 3, that is culpable homicide. अब यहाँ पर सॉरी, culpable homicide इसलिए लग रहा है बिकॉज जो राहुल है जिसने उसके कान में जाके शाउट किया, ही न्यू कि हाँ प्रोबेबिलिटी तो है कि मेरे चिल्ला के बोलने से उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन वो 100% श्योर तो नहीं था कि डेथ हो ही जाएगी, इसीलिए हमने इसे culpable homicide में डाला है। The next question is de minimis non curat lex implies. De minimis non curat lex का क्या मतलब होता है? Is it every person is liable for his own act? Trifling acts do not constitute an offense. Necessity knows no law. Nothing is an offense which is done by private defense. Necessity knows no law. It will be L. ठीक है, तो de minimis non curat lex का क्या मतलब होता है इनमें से? Correct answer to this question is option 2, that is trifling acts do not constitute an offense. मतलब छोटी मोटी जो भूल होती है उसके लिए हम किसी पर्सन को सजा नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे थे और सामने से किसी पर्सन ने आपको धक्का दे दिया, तो यू कैन नॉट सू दैट पर्सन बिकॉज आपको पता है ये भीड़ भाड़ वाली एरिया है, कहीं से थोड़ी बहुत चोट तो लग ही सकती है। तो दीज आर ट्रिफलिंग एक्ट्स, यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर दिस, और आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट यही आपको डिफेंस लेने को कहेगा अदर पर्सन को, अदर पर्सन विल टेक दैट डिफेंस की हाँ दिस इज डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। The next question is, the persons taking part in commission of an offense have been divided into two classes. They are, कोई भी पर्सन जो कि पार्ट लेता है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस में, उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, प्रिंसिपल एंड अबेटर्स, प्रिंसिपल एंड डिसाइपल्स, प्रिंसिपल एंड एसेसरी और डेटर एंड होल्डर। Correct answer to this question is option 1, that is principal and abettors. Principal means the person who is committing a crime and abettor means the person who is abetting that principal to commit a crime. Abettor का मतलब होता है the person जो उकसा रहा है किसी person को। Abatement के बारे में हमने section 107 of IPC में पढ़ा है। Our next question is, according to one of the theories of punishment, evil should be returned by evil. This theory is called, evil should be returned by evil का मतलब हो गया, जैसे हमने एक थ्योरी में पढ़ा था आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ या लाइफ फॉर लाइफ, मतलब अगर किसी ने हमारी एक आंख फोड़ी तो हम भी उसकी एक आंख फोड़ेंगे। दिस वाज वन ऑफ द टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टाइप है वो पनिशमेंट का। इज इट रिफॉर्मेटिव थ्योरी, क्या उस पर्सन को हम रिफॉर्म कर सकते हैं? इट इज डेटरेंट थ्योरी, इस वजह से सारी दुनिया डरने लगेगी। इज इट प्रिवेंटिव थ्योरी, क्या हम उस पर्सन को प्रिवेंट कर दे रहे हैं कोई एक्ट करने से? या इट इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी में कोई भी पर्सन हमारे साथ जिस तरह का क्राइम कर रहा है, जिस तरह का ऑफेंस कर रहा है, हम सिमिलर या हम सेम ऑफेंस उस पर्सन के साथ करते हैं, तो दैट इज नोन एज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। हमारे इंडिया में रिट्रीब्यूटिव थ्योरी पनिशमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी वी आर नॉट अप्लाइंग इन आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिटरली मीन्स मेंस मीन्स, लिटरली मेंस्ट्रिया का क्या मतलब होता है? मतलब इन एक्चुअल सेंस या इन लिटरल मीनिंग मेंस्ट्रिया का क्या मतलब होता है? इज इट गिल्टी माइंड और गिल्टी और अ रॉन्गफुल पर्पस, क्रिमिनल इंटेंट, अ गिल्टी नॉलेज एंड विलफुलनेस या ऑल ऑफ द अबव? लिटरल मीनिंग पूछा गया है मेंस्ट्रिया का। तो अगर हम लिटरल मीनिंग पर जाएंगे तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। मेंस्ट्रिया का मतलब जैसे गिल्टी माइंड हो गया, या क्रिमिनल इंटेंट भी होता है, या गिल्टी या रॉन्गफुल पर्पस भी होता है। मेंस्ट्रिया का मतलब हमारे दिमाग में हमने कुछ भी ऐसी गलत चीजें सोची जिससे हम कोई ऑफेंस करने वाले हैं, दैट इज मेंस्ट्रिया। और एक्टस रियस क्या होता है? एक्टस रियस एक एक्ट होता है जब हम किसी ऑफेंस को करने के लिए अगर हम कोई एक्ट कर दे रहे हैं तो दैट एक्ट इज नोन एज एक्टस रियस। तो एक क्राइम के दो एलिमेंट्स होते हैं, मेंस्ट्रिया होता है और एक्टस रियस होता है, तो वही मेंस्ट्रिया का मतलब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ। The next question is, in which of the following cases mens rea is not an essential ingredient for offences under? इनमें से कौन से offences के लिए mens rea is not an essential ingredient?
अभी हमने कहा किसी भी क्राइम को करने के लिए मेंस rea और एक्टस रियस दोनों का होना जरूरी है, मतलब हमारे गिल्टी माइंड भी होना चाहिए, हमारा एक्ट भी गिल्टी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जिनके लिए आपको मेंस rea का होना जरूरी नहीं है। इज इट रेवेन्यू एक्ट, पब्लिक न्यूसेंस, क्रिमिनल केस विच आर इन समरी मोड, या ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। इन सारे एक्ट्स में या इन सारे ऑफेंसेस में आपको मेंस rea का होना जरूरी नहीं है। अगर आप क्रिमिनल एक्ट भी कर दे रहे हैं तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम नेसी मेंसिट rea का क्या मतलब होता है? एक्टस नॉन फेसिट्रियम नेसी मेंसिट rea, दीज आर सम ऑफ द मैक्सिम्स जो आपको याद करने जरूरी हैं। The options are a deed, a material result of a human conduct. The intent and act must both concur to constitute the crime. Putting to death, या uncommanded manner. Correct answer to this question is option 2. That is, intent and act must both concur to constitute a crime. Actus non facitrium nisi mencit rea, मतलब कोई भी एक्ट बिना किसी गिल्टी माइंड का नहीं हो सकता, इसीलिए टू कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट इंटेंशन एंड एक्ट मस्ट बोथ कनकर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीटिंग एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और द मेकिंग ऑल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज डेल्ट अंडर। अब चीटिंग के बारे में बात हो रही है और चीटिंग के साथ साथ हमने प्रॉपर्टी भी डिलीवर कर दी है, तो इनमें से कौन सा ऑफेंस होगा? इज इट सेक्शन 417 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 418 ऑफ इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 419 ऑफ इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पिनल कोड? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज सेक्शन 420 टॉक्स अबाउट चीटिंग। और चीटिंग के साथ अगर डिसऑनेस्टली हमने प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी तो वो सेक्शन 420 में आ जाता है। सिर्फ चीटिंग की डेफिनेशन कहीं और दी हुई है, लेकिन अगर चीटिंग के साथ डिसऑनेस्टली हमने प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी तो वो डायरेक्टली 420 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ। सेक्शन 82 के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा कि सेक्शन 82 से क्वेश्चन आए हैं, दैट मीन्स सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके नेक्स्ट एआईबी एग्जाम में भी इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी इज एन इलस्ट्रेशन फॉर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, या नन ऑफ द अबव? Correct answer to this question is it is a presumption of law. ठीक है, next question is R obtained a sum of rupees 50,000 from D by putting D in fear of death. Here R commits. R ने sum of 50,000 rupees उसने obtain करा D से, D को fear of death देकर, तो यहाँ R ने कौन सा ऑफेंस करा है? Has he committed extortion, cheating, mischief या robbery? Correct answer to this question is option 1, that is extortion. किसी भी पर्सन को अगर हम फियर में डालकर अगर उससे कोई भी प्रॉपर्टी या मनी या किसी भी तरह का कुछ भी चीज ले रहे हैं, जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन किस में दी हुई है? तो ये सेक्शन 383 में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to have inflicted dash on the victim. कोई भी पर्सन अगर किसी को बॉडीली पेन दे रहा है, डिजीज दे रहा है या इंफर्मिटी दे रहा है, दैट विल बी नोन एज ग्रीवियस हर्ट, असॉल्ट या नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हर्ट। अगर किसी पर्सन ने बॉडीली पेन, डिजीज या इंफर्मिटी दिया है तो उसने हर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिफाइंड क्राइम एज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज ड्यू टू द होल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी। किसने ये बात कही थी कि क्राइम एज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट एंड ड्यूटीज ड्यू टू द होल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज ब्लैकस्टोन ने ये बात कही थी।
ये जो क्राइम होता है, जब हम पब्लिक राइट का वायलेशन कर रहे हैं, तो वो एक कम्युनिटी एट लार्ज को वो अफेक्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पब्लिक रॉन्ग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. पर्सोनेशन एट इलेक्शन is an personation at election is an of is under section dash of the Indian Penal Code. पर्सोनेशन एट इलेक्शन की बात हो रही है, ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? इज एन ऑफेंस हो जाएगा. पर्सोनेशन इज एन ऑफेंस. ठीक है, पर्सोनेशन एट इलेक्शन को ऑफेंस माना गया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन? इज इट सेक्शन 124A, 121A, 153B और सेक्शन 171D? Correct answer to this question is option 4, that is section 171D में personation at election को offense माना गया है. The next question is, Raman having found a key of Raju's house which Raju had lost. रमन को एक की मिली जो कि राजू की थी, राजू ने खो दी थी. Commits house trespass by entering Raju's house after opening the door with that key. Raman has committed the offense of. रमन को राजू के घर की चाबी मिली और वो ट्रेसपास कर दे रहा है राजू के घर में बाय ओपनिंग द डोर विद दैट की. तो रमन ने कौन सा ऑफेंस करा? इज इट हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग और नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, दैट इज उसने हाउस ब्रेक कराया. बिकॉज अगर उसे चाबी मिल भी गई है तो उसे लीगल तरीके से नहीं मिली है, या ऐसा नहीं है कि राजू ने उसे चाबी दी है. तो यहाँ पर उसने हाउस ब्रेक करा है, हाउस ब्रेकिंग में आ जाएगा. Who among the following is not a public servant? इनमें से किसे हम पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते हैं? लिक्विडेटर, सिविल जज, सेक्रेटरी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी या नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम एक पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते हैं. हमारे नजरों में लिक्विडेटर, सिविल जज, ये सारे पब्लिक सर्वेंट है. और पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन सेक्शन 21 में दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं. वहां पर लिक्विडेटर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सिविल जज का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड नहीं दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पी एंड क्यू एग्री टू कमिट थेफ्ट इन आर्स हाउस. ठीक है, पी ने कॉमन इंटेंशन के साथ उसने कमिट करा कि उसने एग्री करा कि वो आर के घर में चोरी करेंगे. बट नो थेफ्ट इज एक्चुअली कमिटेड. लेकिन एक्चुअली में तो उन्होंने थेफ्ट करा ही नहीं. हियर पी एंड क्यू आर गिल्टी ऑफ. तो पी और क्यू को किस चीज की सजा मिलेगी? अबेटमेंट ऑफ कंस्पिरेसी, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, कोई भी ऑफेंस की सजा नहीं मिलेगी, या उन्हें क्रिमिनल कंस्पिरेसी की सजा मिल जाएगी. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज उन्हें क्रिमिनल कंस्पिरेसी की सजा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एग्री करा था. मतलब एक तरह से उन्होंने एग्रीमेंट किया था. अबेटमेंट ऑफ कंस्पिरेसी की तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी को उकसाया ही नहीं है, अबेट ही नहीं करा है, ना उन्होंने किसी को इंस्टिगेट करा है कुछ करने के लिए. और नो ऑफेंस तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपने एग्री करा कि आप थेफ्ट करेंगे, तो थेफ्ट इज एन ऑफेंस. इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन इज डेल्ट अंडर. अगर हम किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट में डाल दे रहे हैं, फियर ऑफ डेथ में डाल दे रहे हैं, या अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम उसे फियर ऑफ डेथ देंगे या ग्रीवियस हर्ट देंगे इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, तो ये किस सेक्शन में ये बात कही गई है? इज इट सेक्शन 385 ऑफ आईपीसी, 386 ऑफ आईपीसी, 387 ऑफ आईपीसी और 388 ऑफ आईपीसी? These are some of the sections. इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज 383 से 388 तक हमें अच्छे से याद नहीं हो पाते हैं, 389 भी नहीं याद हो पाता है. तो इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में. अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 72 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, दैट इज सेक्शन 387 टॉक्स अबाउट पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन. लकीली AIB तो हमारा ओपन बुक एग्जाम होता है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन के आंसर खोजने में परेशानी नहीं होगी. लेकिन अगर कोई और एग्जाम हो तो उसके लिए आप इन सेक्शंस को याद कर लीजिए. Our next question is, F invited C to have a fix of his heroin. Each filled his own syringe and injected each other several times one night. Next morning, F died on the question of causation. तो यहाँ पर C must be convicted of manslaughter, must not be convicted of manslaughter. C can be convicted for possession of heroin only.
शी इज नाइदर गिल्टी ऑफ पोजेसिंग हेरोइन नॉट द डेथ ऑफ एफ। अब सी ने इंजेक्ट तो करा है, तो सी को किस चीज की सजा मिलेगी? सी के इंजेक्ट करने से एफ की डेथ भी हुई है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, he must not be convicted of manslaughter. सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज सी मस्ट बी कन्विक्टेड ऑफ मैनस्लॉटर, बिकॉज सी ने डेथ कॉज करा है एफ का और उसे पता था कि ये इंजेक्ट करने से उसकी डेथ हो जाने वाली है, इसीलिए सी मस्ट बी कन्विक्टेड ऑफ मैनस्लॉटर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल इज पनिशेबल अंडर। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड या ड्रिंक की बात हम कर रहे हैं, इसे हमने पुराने वीडियो में भी डिस्कस करा था, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। The options are section 227 of IPC, 272 of IPC, 277 of IPC और section 273 of IPC। 74 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, दैट इज सेक्शन 272 of IPC talks about adulteration of food or drink intended for sale। Next question, voluntarily causing grievous hurt to deter public servant from his duty is। किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर हम वॉलेंट्रली उसे ग्रीवियस हर्ट दे रहे हैं ताकि वो अपना ड्यूटी ना कर सके, तो ये कौन सा ऑफेंस है? इज इट कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस और नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल का मतलब है कि हम उससे बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है मतलब हियर बेल इज नॉट द राइट ऑफ दैट पर्सन। एक्यूज्ड का बेल राइट नहीं हो जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट की डिस्क्रिशन पर उस पर्सन को बेल मिलती है, एंड अगर वो कोई बेलेबल ऑफेंस होता है तो बेलेबल ऑफेंस में बेल इज द राइट ऑफ दैट एक्यूज्ड पर्सन। तो हमारा क्वेश्चन 75 था कि वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी इज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डाउरी इज गिवन अंडर। अब हम डाउरी से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बात करें तो इनमें से कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? इज इट सेक्शन 304B, 304A, सेक्शन 304 और सेक्शन 305B? तो सबसे पहले तो हम सेक्शन 305B को हटा देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट एनी सेक्शन इन आवर IPC। और यहाँ बात करें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज सेक्शन 304B टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डाउरी। यहाँ पर बात करी गई कि किसी पर्सन की अगर डाउरी डेथ हो जा रही है किसी फीमेल की, तो उसे हमें कैसे डील करना और उसकी क्या पनिशमेंट होती है, ये सारी बात सेक्शन 304B में दी गई है। और इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।